हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। है ना, क्या करना है आज? तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अगले टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को हम लोगों को देखना है ना। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे क्या कुछ होता है, ये आज हम लोगों को देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है ना, डायोसियस है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रखता है। मतलब कहने का हुआ कि एक इंडिविजुअल में आइदर मेल प्रेजेंट होगा या फिर आइदर फीमेल प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला चीज क्या होता है कि चाइल्ड का बर्थ होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद जो है एक पीरियड आता है जिसको प्यूबर्टी कहा जाता है ना। प्यूबर्टी का मतलब ही हुआ कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो एडोलेसेंस के दौरान आता है। और इसके दौरान क्या होते हैं, जितने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल या फीमेल के, वो डेवलप हो जाते हैं और वो गैमिट का प्रोडक्शन करने लगते हैं और तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब प्यूबर्टी आता है तो प्यूबर्टी के फलस्वरूप या इधर मेल या फिर फीमेल दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उभर करके आते हैं। प्यूबर्टी के वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उभर करके आते हैं मेल और फीमेल दोनों में। तो मेल में क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है ना। तो आवाज जो है, सबसे पहला तो मेल का आवाज जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है ना। आवाज भारी हो जाता है। बाइसेप्स जो है वो एंड ट्राइसेप्स जो है मसल्स डेवलप होने लगता है। ठीक है। बियर्ड और मुस्टेच का फॉर्मेशन होने लगता है। बियर्ड और मुस्टेच का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, एडम्स एप्पल ग्रो हो जाता है। एडम्स एप्पल क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है। तो और साथ में क्या होगा कि इनके टेस्टिस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं क्या, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस क्या कर देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देगा, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। तो ये सब जो है उनके अंदर होता है। और बियर्ड और मुस्टेच, इतना सारा जो है कॉमन कैरेक्टर है मेल के लिए, मेल में उभर करके आता है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर हो गया। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होने का मतलब ही है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड हो गया, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से फीमेल के अंदर क्या होता है, तो फीमेल में भी कुछ चेंजेज आते हैं, है ना। फीमेल में क्या होते हैं, यहाँ पर वॉइस डीप हो गया था, यहाँ पर वॉइस जो हो जाता है लो हो जाता है, श्रिल हो जाता है, सुरीला हो जाता है ना। दूसरा चीज ब्रोएड हो जाता है क्या, हिप, है ना। उसके बाद डेवलपमेंट हो जाता है किसका, डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है ना। प्यूबिक हेयर प्रेजेंट हो जाता है, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट में हेयर, ये सब जगह पर हेयर हम लोगों में भी था और यहाँ पर फीमेल में भी हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वेल डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएंगे, वेल डेवलप हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा तो ये सारा चीज जो है इनके अंदर आएगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो फीमेल में डेवलप हो गया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल में जब डेवलप हो जाता है तब जाकर के ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लायक बनते हैं। अब पूछा जाए आपसे एम क्या है प्यूबर्टी का, तो एम जो है ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली मैच्योर्ड कर देना है, जिससे कि वो रिप्रोडक्शन के काम को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इसके लिए उसको मैच्योर्ड कर देना है। अब आप देखें यहाँ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितने सारे पार्ट्स है, कहाँ है, तो हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसको दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर को देखें। और यहाँ पर जो है सभी का बढ़िया से ये जो देखे, ये वाला हिस्सा, तो ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। इससे जो पाइप निकल रहा है वो किडनी से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है यूरेटर। ठीक है। उसके बाद ये जो पाइप आ रहा है ना, तो यहाँ चलते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए ये वाला हिस्सा जो है टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस एक सैक के अंदर बंद होता है जिसको स्क्रोटम सैक कहा जाता है। स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर जो होता है
वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है इतने टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं इपिडाइडम, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस को अगर आप देखिए तो टेस्टिस के अंदर जो है इस तरह से ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं और इस कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोबुल्स कहा जाता है। ये 250 के आसपास होते हैं। इस टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ही मेन रूप से क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम जो होता है वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में ही होता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जब स्पर्म बन जाता है तो इस स्पर्म को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं इपिडाइडेमिस। इपिडाइडेमिस में जब स्टोर हो जाता है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है भास इफरेंस में। भास इफरेंस इसको ला करके रखता है कहाँ, इसको भेजता है कहाँ, तो भास डिफरेंस से, और भास डिफरेंस से वो आगे जाता है। ठीक है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। इसके अलावा क्या देखते हैं, ये जो है ये है आपका पेनिस का स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल जेनेटिला है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये जो बीच से जा रहा है पेनिस के अंदर से यूरोजेनाइटल डक्ट है, इससे यूरिन भी और स्पर्म का भी इजैकुलेशन होता है बाहर की ओर। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा यहाँ कुछ ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, कॉपर्स ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। तो ये सब ग्लैंड्स जो है यहाँ पर सिक्रीशन करते हैं जिससे हमारे स्पर्म का मीडियम बेसिक बना रहता है, साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं और इजी रूप से फ्लो हो सके या आगे चल सके, इनके लिए ये सब ग्लैंड्स है। सेमाइनल वेसिकल से एक फ्लूइड निकलता है जिसको सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेमाइनल फ्लूइड जो है वो मिल जाता है स्पर्म जो बना सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में उसके साथ। तो सेमाइनल फ्लूइड और सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म, ये दोनों मिलकर के बनाते क्या है, सीमेन कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, सीमेन कहलाते हैं। ह्यूमन के एक इजैकुलेशन में लगभग 250 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, जो काफी ज्यादा है, हम समझ सकते हैं। ये काफी माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं और ये जब रिलीज होते हैं तो इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है सेमाइनल वेसिकल से। सेमाइनल फ्लूइड मिल गया, अब ये आगे रिलीज होगा कहाँ, यूरोजेनाइटल डक्ट में। तो इस तरह से ये रिलीज होता है ना। हमारे गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। गैमेट को देखें कि कैसा होता है गैमेट, तो ये हमारा स्पर्म है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर स्पर्म का है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें ऊपर में यह एम्बेडेड होता है गोल्जी बॉडी से। इस गोल्जी बॉडी के एम्बेडेड स्ट्रक्चर को एक्रोसोम कहा जाता है। और ये जो है हेड हो गया, ये मिडिल पीस हो गया और ये इसका टेल हो गया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इसमें मोटिलिटी मिलती है, ये आगे तक जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा किसको, तो देखा मेल गैमिट स्पर्म को देखा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, क्या कुछ करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। ये वाला हिस्सा ये यूटेरस कहलाता है, ये यूटेराइन वाल है। इसके बाहर वाले लेयर को बीच वाले सबसे अंदर वाले लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंदर वाले लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। और बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये 3 लेयर में हमारा इसका दीवार बटा होता है। इंडोमेट्रियम काफी मजबूत होता है, काफी रिजेनरेशन की कैपेसिटी को रखता है। यह रिजेनरेट कर सकता है और आसानी से दोबारा फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से ये आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये वाला हिस्सा जो है इसको फिम्बरी कहा जाता है। इस हिस्से को फिम्बरी कहते हैं। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, फैलोपियन
ट्यूब कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है ना। इसमें 3 पास होता है, 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थामस। स्थामस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। स्थामस, एम्पुला और इनफंडिबुलम 3 पार्ट इसका होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये आगे का हिस्सा सर्विक्स कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। और ये जो है सर्वाइकल कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो है भेजिना होता है। ये सारा हिस्सा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। ठीक है, तो यूटेरस जो है वो हमारे फोएटस को डेवलप करने का प्लेस है। यहीं पर फोएटस होता है, डेवलप होता है। यहाँ पर हमारा ये ओवरी है, इस साइड पर दोनों जगह पर एक एक क्या है? ओवरी है। ठीक है, ओवरी का काम है ओवम को प्रोड्यूस करना। ओवम जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद फिमरी उस ओवम को कैच करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाता है ना, या ओविडक्ट इसी को कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट के अंदर जो है, ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओविडक्ट के अंदर होगा, है ना। ओविडक्ट में जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जायगोट जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये जायगोट नीचे आएगा, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम वाल के पास रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना करके रखता है। ओवम वहां से रिलीज होकर के यहाँ पहुंचता है और यहाँ पर वो डेवलप करता है, फोएटस का फॉर्मेशन करता है। 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक बनता है और यहाँ से ये इम्प्लांटेशन के लिए पहुंचता है कहाँ? यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर ये इम्प्लांट होता है और फिर क्या होता है? तो फिर इनका डेवलपमेंट होता है। हमारे ह्यूमन में 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। गेस्टेशन पीरियड में टोटल डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या है? गेस्टेशन पीरियड के बाद जो होता है चाइल्ड बर्थ होता है, जिसको पार्चुरेशन कहा जाता है। वो बाहर निकल जाता है। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं, रिलैक्सिन होते हैं, है ना। ये सब हमारे प्लेसेंटा के द्वारा और इनके द्वारा सिक्रेट्स होते हैं और जिसके वजह से चाइल्ड का बर्थ होता है। ठीक है, अब देखें कि चाइल्ड का बर्थ हो गया, मान लेते हैं ये तो फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में ह्यूमन के अंदर जो है फीमेल में एक चक्र होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 से 29 डेज का पीरियड है। इस पीरियड में क्या होता है? तो इस पीरियड में ओवम का फॉर्मेशन से लेकर के ओवम के डिस्ट्रक्शन तक का पीरियड है ये, है ना। तो शुरुआती दौर में 1 से लेकर के 10 डेज तक में ओवम जो है ओवरी के अंदर फॉर्म हो जाता है। ओवरी के अंदर ओवम के फॉर्म होने के बाद क्या है कि यह रिलीज होकर के पहुंच जाता है यहाँ। ग्रेफियन फॉलिकल होता है। मेरे एक और वीडियो है पूरे डिटेल में, उस वीडियो के अंदर दिया गया है, डिटेल देखना है ना, तो वहां देखें। तो यहाँ पर जो है ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने के वजह से ओवम रिलीज होकर के यहाँ बचता है। बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और यह कॉर्पस ल्यूटियम जो है वह कई तरह के हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है और इस कॉर्पस ल्यूटियम से निकले हुए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से हमारा प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। अगर मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस कंडीशन में ये 18 दिन तक वेट करता है। 10 से 14 लोग कहते हैं 18 दिन तक ये जो है वेट करता है स्पर्म के पहुंचने का। स्पर्म अगर 18 दिन तक नहीं पहुंचता है तो उस कंडीशन में यह ओवम डिस्ट्रॉय होने लगता है। साथ में एंडोमेट्रियम का वाल भी जो है वो कोरोड होने लगता है और इस कोरोडन इसमें हाईली ब्लड सप्लाई कैपिलरी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि सारा निकल जाता है बाहर ब्लड फ्लो के रूप में। 3 से 5 दिन 28वां दिन के पिछले से 3 से 5 दिन का ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का डेज होता है और उसमें जो है सारे वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, है ना। और 10 दिन तक को प्रोलिफरेशन एज कहा जाता है, जिसमें कि ओवम का मैचुरेशन होता है और ये पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक में, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर नहीं होता है तो वह प्रेगनेंसी का सूचक है। फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर नहीं हुआ तो वो क्या सूचक है? प्रेगनेंसी का सूचक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा।